Assalamu alaikum. I welcome you all to my YouTube channel Zoology Today for NEET. Today we are going to continue sex determination. In the previous lecture we had discussed what is sex determination and what is allosomic method of sex determination. Today we will continue other different methods of sex determination. सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस जो मेथड करेंगे that is genic balance mechanism or genic balance theory. Genic balance mechanism or genic balance theory. आपको याद होगा जब हमने एलोसोमिक मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ा था उसमें हमने बताया था कि ड्रोसोफिला में जो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन होता है दैट इज XX/XY टाइप. सो ड्रोसोफिला में कौन सा टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाता है? XX/XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन. ठीक, तो अगर हम ड्रोसोफिला में देखें तो AA+XX फीमेल होगी और AA+XY मेल होगा. ठीक, वाई बिकॉज इसमें दो एक्स क्रोमोसोम्स हैं और इसमें एक एक्स क्रोमोसोम और एक वाई क्रोमोसोम है. इनमें XX और XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाता है, इस वजह से ये फीमेल होगी और ये मेल होगा. ठीक, लेकिन इन द ईयर 1926 एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था कैल्विन ब्रिजेस. कैल्विन ब्रिजेस ने 1926 में एक थ्योरी प्रपोज की जिस थ्योरी का नाम जीनिक बैलेंस थ्योरी था. ठीक, उसमें इन्होंने बताया क्या, इन्होंने कहा कि जब ये स्टडी कर रहे थे ड्रोसोफिला तो इन्होंने एक जीनोटाइप जो है वो ये देखा AA+X0, लेकिन ड्रोसोफिला में XXXY टाइप है, इस वजह से AA+X0 अगर हम देखें तो ये मेल नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें वाई क्रोमोसोम है ही नहीं. लेकिन कैल्विन ब्रिजेस ने क्या देखा, कैल्विन ब्रिजेस ने देखा कि ये AA+X0 मेल होता है. ड्रोसोफिला की हम बात कर रहे हैं, मेल होता है और इसमें वाई क्रोमोसोम है ही नहीं तो ये फिर भी मेल है. ठीक, और इन्हें क्या देखा AA+XXY इसमें वाई क्रोमोसोम है लेकिन फिर भी इन्होंने देखा कि ये फीमेल है. ठीक, इसमें वाई क्रोमोसोम है फिर भी ये फीमेल है और इसमें वाई क्रोमोसोम नहीं है और ये मेल है. ठीक है, ऑल्दो ये स्टेराइल है. ठीक, तो अब यहाँ पे मसला ये हुआ कि ये चीज़ आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ XXXY टाइप. XXXY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन की बिना पर ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता कि AA+X0 मेल नहीं होना चाहिए, AA+XXY फीमेल नहीं होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ दिस XXXY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन. अब इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कैल्विन ब्रिजेस ने एक थ्योरी दी, जीनिक बैलेंस थ्योरी. उसमें इन्होंने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जिसको आप सेक्स इंडेक्स कहते हैं या जीनिक रेशियो कहते हैं. सेक्स इंडेक्स और जीनिक रेशियो. सो फिर से इस चीज़ को हम रिपीट करें कि ड्रोसोफिला में XXXY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन होता है. एज पर दिस मेथड, एज पर दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन AA+XX फीमेल होती है, AA+XY मेल होता है. लेकिन कैल्विन ब्रिजेस ने क्या देखा, उन्होंने देखा कि AA+X0 ऑल्दो इसमें वाई क्रोमोसोम नहीं है फिर भी ये मेल है, ऑल्दो स्टेराइल मेल है. AA+XXY ये फीमेल है, वाई क्रोमोसोम के होने के बावजूद ये मेल है. तो इस चीज़ को आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे ऑन द बेस ऑफ दिस मेथड ऑफ दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन. तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कैल्विन ब्रिजेस ने एक थ्योरी दी, जीनिक बैलेंस थ्योरी. उसमें इन्होंने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया सेक्स इंडेक्स और जेनिक रेशियो. इन्होंने इसमें कहा, जीनिक बैलेंस थ्योरी में इन्होंने कहा कि सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम्स का यहाँ रोल नहीं होता है. यहाँ रोल किस चीज़ का होता है? इन्होंने कहा सेक्स इंडेक्स का यहाँ रोल होता है. तो सेक्स इंडेक्स को सबसे पहले हम डिफाइन करें कि सेक्स इंडेक्स क्या है या जीनिक रेशियो क्या है. जीनिक रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स. एक्स क्रोमोसोम्स कितने हैं एक ड्रोसोफिला में? So ratio of number of X chromosomes to number of sets of autosomes. Autosomes के sets कितने हैं? ठीक, तो इन दो का रेशियो जो है नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स टू नंबर ऑफ सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स, इन दो का जो रेशियो है दैट रेशियो इज टर्म्ड एज सेक्स इंडेक्स और व्हाट यू कॉल एज जीनिक रेशियो. ठीक, सो व्हाट इज सेक्स इंडेक्स और जीनिक रेशियो? इट्स द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स टू द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स. फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ कोई एग्जाम्पल लेंगे. मान लीजिए ये एक ड्रोसोफिला है AA+XX. ठीक है, इसमें कितने एक्स क्रोमोसोम्स हैं? एक्स क्रोमोसोम्स की हम बात कर रहे हैं. एक्स क्रोमोसोम्स में 2 हैं और ऑटोसोम्स के सेट्स यहाँ पे 2 हैं. नंबर ऑफ ऑटोसोम्स की बात हमने नहीं की, नंबर ऑफ सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स. इसमें कितने सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स हैं? 2. सो 2/2 इज 1. तो इसका सेक्स इंडेक्स क्या है या जीनिक रेशियो क्या है?
1 है। इसी तरह अगर हम इसका देखें AA प्लस XY, इसका सेक्स इंडेक्स क्या होगा? इसमें X क्रोमोसोम्स कितने? 1, ऑटोसोम्स के सेट्स कितने? 2, सो 1/2 इज इक्वल 0.5। तो इसमें सेक्स इंडेक्स क्या है? 0.5, इसमें सेक्स इंडेक्स क्या है? 1। तो यहाँ पे कैल्विन ब्रिजेस ने ये जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया सेक्स इंडेक्स या जीनिक रेशियो, इन्होंने कहा कि यही डिटरमाइन करता है कि इंडिविजुअल का सेक्स, ठीक है ना। ड्रोसोफिला की हम बात कर रहे हैं, तो ड्रोसोफिला में सेक्स कौन डिटरमाइन करता है? जीनिक रेशियो और सेक्स इंडेक्स। और इसमें इन्होंने कहा, कैल्विन ब्रिजेस ने कहा कि अगर सेक्स इंडेक्स अगर 1 होगा, सेक्स इंडेक्स अगर 1 होगा, इफ सेक्स इंडेक्स इज इक्वल टू 1, अगर सेक्स इंडेक्स 1 है तो इंडिविजुअल जो ड्रोसोफिला होगी वो फीमेल होगी, ठीक। और अगर 0.5 होगा, सेक्स इंडेक्स अगर 0.5 होगा तो जो इंडिविजुअल ड्रोसोफिला जो होगा वो मेल होगा, ठीक। और अगर 0.5 से कम होगा, लेस देन 0.5, तो सुपर मेल होगा या मेटा मेल होगा। और अगर मोर देन 1 होगा, मोर देन 1 अगर होगा तो वो सुपर फीमेल या मेटा फीमेल होगी। और अगर 1 और 0.5 के बीच में होगा, इन बिटवीन 0.5 to 1, सो 0.5 to 1 अगर होगा तो वो इंटरसेक्स होगा, ठीक। तो ये जो है ये कॉन्सेप्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया सेक्स इंडेक्स का। इसमें इन्होंने कहा कि अगर सेक्स इंडेक्स 1 होगा तो वो फीमेल होगी, अगर सेक्स इंडेक्स 0.5 होगा तो वो मेल होगा, 0.5 से 1 अगर सेक्स इंडेक्स होगा तो वो इंटरसेक्स होगा, ठीक है ना। उसमें सेक्सुअल एबनॉर्मेलिटीज़ होंगी, मॉर्फोलॉजिकल, ठीक है ना, एबनॉर्मेलिटीज़ होंगी। तो इसी तरह अगर 0.5 से कम होगा तो वो सुपर मेल होगा, और अगर 1 से ज़्यादा होगा तो वो सुपर फीमेल होगी, ठीक है ना, ठीक। तो अब यहाँ पे हम इसकी 1-2 एग्जांपल्स देखते हैं कि सेक्स इंडेक्स हम कैसे निकालेंगे कुछ ड्रोसोफिला के जो है जीनोटाइप्स में। फॉर एग्जांपल कोई ड्रोसोफिला है, उसमें AA प्लस XX है, ठीक। तो यहाँ इसमें कितने सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स? 3 से X क्रोमोसोम्स कितने? 2, सो 2/3, ठीक, दैट इज 0.66। तो 2/3 इज 0.66। तो ये जो यहाँ सेक्स इंडेक्स निकला, सेक्स इंडेक्स इज नंबर ऑफ X क्रोमोसोम्स अपॉन नंबर ऑफ व्हाट यू कॉल सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स। तो यहाँ नंबर ऑफ X क्रोमोसोम्स 2 हैं, नंबर ऑफ सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स 3 हैं, तो यहाँ सेक्स इंडेक्स 0.66 निकला। तो ऐसा इंडिविजुअल क्या होगा? इंटरसेक्स होगा, ठीक। अगर कोई इंडिविजुअल ऐसा है AA प्लस XXX, 3 सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स और 3 X क्रोमोसोम, सेक्स इंडेक्स क्या होगा? 3/3, दैट विल बी इक्वल टू 1। तो ये जो इंडिविजुअल होगा ये फीमेल होगी, ठीक। अब जो कैल्विन ब्रिजेस ने 2 चीज़ें पहले हमने एक्सप्लेन करी एग्जांपल्स के तौर पे, वो हम देखें AA प्लस X0। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो X कितने हैं? 1, ऑटोसोम्स कितने हैं? 2। तो इसमें भी 0.5 सेक्स इंडेक्स आ रहा है, तो ये मेल होगा, ठीक है ना। सो AA प्लस X0 मेल होगा। इसी तरह AA प्लस XXY, ठीक है, इसमें कितने X क्रोमोसोम? 2, Y को हमने काउंट नहीं करना, सिर्फ X क्रोमोसोम्स को हमने काउंट करना है। X कितने हैं? 2, ऑटोसोम्स कितने हैं? 2, सो 2/2 इज 1। तो ये इंडिविजुअल जो है फीमेल होगी, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट जीनिक बैलेंस थ्योरी। नाउ अनदर मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज हैप्लोडिप्लॉइडी। हैप्लोडिप्लॉइडी को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है पार्थेनोजेनेसिस में, तो आज हम इसको डिटेल डिस्कस करेंगे। हैप्लोडिप्लॉइडी क्या होता है? हैप्लोडिप्लॉइडी ये वो मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन होता है जहाँ पे नंबर ऑफ जीनोम डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ इंडिविजुअल। सो यहाँ नंबर ऑफ जीनोम डिटरमाइन करेगा एक इंडिविजुअल का सेक्स क्या होगा। अगर नंबर ऑफ जीनोम 2 होंगे यानी इंडिविजुअल 2n होगा, या डिप्लॉयड जिसको आप कहते हैं डिप्लॉयड होगा, ठीक, तो इस इंडिविजुअल का अलग सेक्स होगा। और अगर एक इंडिविजुअल में एक ही जीनोम है जिसको आप हैप्लॉयड कहते हैं, तो इस इंडिविजुअल का अलग सेक्स होगा। सो ये वो मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन है जहां नंबर ऑफ जीनोम प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, और नंबर ऑफ जीनोम डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। अगर इंडिविजुअल डिप्लॉयड है तो उसका अलग सेक्स होगा, अगर इंडिविजुअल हैप्लॉयड है तो उसका अलग सेक्स होगा। तो डिप्लॉयड जो होते हैं वो फीमेल्स होती हैं,
और हैप्लॉइड जो होते हैं वो मेल्स होते हैं। सो मेल्स क्या होंगे, मेल्स हैप्लॉइड होंगे और फीमेल्स डिप्लॉइड होंगी। सो वो मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन जहाँ पे एलोसोम्स का, सेक्स क्रोमोसोम्स का कोई भी रोल नहीं है, सिर्फ नंबर ऑफ जीनोम प्लेज रोल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। सो यहाँ सेक्स कौन डिटरमाइन करता है, नंबर ऑफ जीनोम्स कितने हैं। अगर इंडिविजुअल डिप्लॉयड है तो फीमेल होगी, अगर इंडिविजुअल हैप्लॉयड है तो वो मेल होगा। इसकी एग्जांपल्स, सबसे पहले इसकी एग्जांपल हनी बी है। तो आपके सिलेबस में है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, बर्ड्स एंड हनी बी। ह्यूमंस, बर्ड्स और हनी बी ऑलमोस्ट हमने तीनों जो है टाइप्स पढ़ लिए, तीनों में हमने सेक्स डिटर्मिनेशन देख लिया कि कौन कौन सा टाइप होता है। ह्यूमंस में XX XY टाइप होता है, बर्ड्स में ZW ZZ टाइप होता है और हनी बी में हैप्लो डिप्लॉयडी मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाता है। तो इसके अलावा ये किन में पाया जाता है, टर्माइट्स में, इट्स ऑल्सो सीन इन टर्माइट्स, एंट्स, वैस्प्स, इनमें ये मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे नंबर ऑफ जीनोम्स का रोल है, जितने जीनोम्स होंगे, अगर डिप्लॉयड जीनोम होगा, ठीक है ना, तो फीमेल होगी, और अगर इंडिविजुअल हैप्लॉयड होगा तो वो मेल होगा। इस चीज़ को हम एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेस ऑफ हनी बी। हनी बी में आपको पता होगा कि हनी बी में अगर हनी बी फीमेल होगी तो उसमें 32 क्रोमोसोम्स होते हैं, 32 क्रोमोसोम्स होते हैं फीमेल में, और जो मेल होता है उसमें 16 क्रोमोसोम्स होते हैं। यहाँ देखिए आप, तो 32 is 2n and 16 is 1n only। ओके, तो ये जो है ये फीमेल है और ये मेल है। ठीक, तो अब ये जो फीमेल होती है, जब ये इसमें गेमीटोजेनेसिस होती है, ओओजेनेसिस होती है, तो यहाँ मियोसिस होती है, मियोसिस। तो मियोसिस होगी तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल बी रिड्यूस्ड। सो ओवा में 16 क्रोमोसोम्स होंगे ओनली, 16 क्रोमोसोम्स। ठीक, दीज आर ओवा। तो यहाँ जब गेमीटोजेनेसिस होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, यहाँ मियोसिस नहीं होती है, यहाँ माइटोसिस होती है। याद रखिएगा कि ड्रोन्स में जो मेल्स होते हैं, हनी बी के ड्रोन जिनको कहा जाता है, उनमें मियोसिस नहीं होती है एट द टाइम ऑफ गेमीटोजेनेसिस, उनमें माइटोसिस होती है। तो यहाँ माइटोसिस पे जो स्पर्म्स बने उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, 16, और ओवा में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, 16, क्योंकि ओवा मियोसिस से बने और स्पर्म्स माइटोसिस से बने। अब जब फर्टिलाइजेशन होती है, मान लीजिए ये ओवा फर्टिलाइज हो गया विद दिस स्पर्म, ठीक, तो यहाँ पे जो फर्टिलाइज्ड एग होगा या जाइगोट जो होगा उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे, 32, और ये जब आगे डेवलप होगा तो इससे क्या बनेगी, ऑब्वियसली फीमेल। व्हाई, बिकॉज नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज 32। तो जो ओवा भी फर्टिलाइज होता है, फर्टिलाइज जो ओवा भी होता है, तो जिसमें भी फर्टिलाइजेशन होती है उससे जो है क्या बनता है, फीमेल बनती है। लेकिन कुछ ओवा जो है फर्टिलाइज नहीं होते, मैक्सिमम ओवा यहाँ फर्टिलाइज होते हैं, लेकिन कुछ ओवा फर्टिलाइज नहीं होते हैं। मान लीजिए ये ओवा फर्टिलाइज नहीं हुआ, ठीक है ना, तो ये पार्थेनोजेनेटिकली डेवलप हो जाता है इनटू मेल। इसमें 16 ही क्रोमोसोम्स रहे, क्योंकि इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, तो ये पार्थेनोजेनेटिकली डेवलप हो जाता है इनटू मेल। ठीक है, तो मेल्स जो है यहाँ बनते हैं किससे, पार्थेनोजेनेसिस से। दिस टाइप ऑफ पार्थेनोजेनेसिस, अगर आपको याद होगा, इसको आर्हिनोटॉकी कहते हैं, हमने पढ़ाया हुआ है आर्हिनोटॉकी और आर्हिनोटॉकस पार्थेनोजेनेसिस। वो टाइप ऑफ पार्थेनोजेनेसिस जिसमें पार्थेनोजेनेसिस के जरिए से सिर्फ मेल्स बनते हों उसको आर्हिनोटॉकी कहा जाता है। हनी बी, टर्माइट्स, वैस्प्स, एंड्स इनकी एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि मेल्स जो है, मेल्स अनफर्टिलाइज्ड एग से बने, और अनफर्टिलाइज्ड एग में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे, 16 ओनली, 1n ओनली। तो अब जब ये डेवलप हो गया पार्थेनोजेनेटिकली, तो इससे जो मेल बना उसमें 1n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे या 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा। लेकिन जो फीमेल होगी वो उस ओवा से बनती है जिसमें फर्टिलाइजेशन होगी, 16 फ्रॉम ओवा एंड 16 फ्रॉम स्पर्म, they add up to form 32 क्रोमोसोम्स। तो इनमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। जिस ओवम में भी फर्टिलाइजेशन होगी, उस जो जाइगोट उससे बनेगा उसमें 32 क्रोमोसोम्स होंगे, यानी 2n क्रोमोसोम्स उसमें होंगे, और ये जब डेवलप होगा तो इससे फीमेल बनेगी। वाई, बिकॉज फीमेल्स और डिप्लॉयड। और यहाँ जो एग होगा जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगी वो डेवलप होगा इनटू
into what? It will develop into a male. Why? Because इसमें fertilization नहीं हुई, number of chromosomes will remain only 16 and these ova will develop into a male. This type of sex determination is termed as haplodiploidy. तो haplodiploidy वो method of sex determination होता है जिसमें sets of chromosomes या number of genome determine करता है एक individual का sex क्या होगा। यहाँ आप देखते हैं कि females में 2n होगा, ठीक है ना। जिस individual में भी number of chromosomes 2n होगा वो female बनेगी और जिस इंडिविजुअल में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 1n होगा वो हमेशा मेल बनेगा, ठीक है ना। दिस मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज टर्म्ड एज हैप्लोडिप्लॉइडी एंड इज सीन इन हनी बी, टर्माइट्स, एंट्स एंड wasps. Now another method of sex determination is non-allosomic method of sex determination. Non-allosomic method of sex determination. Non-allosomic method of sex determination. Non-allosomic method of sex determination में क्या होता है, यहाँ पे एलोसोम्स एब्सेंट होते हैं और जो सेक्स डिटरमाइनिंग फैक्टर जो होता है या सेक्स डिटरमाइनिंग जीन जो होता है दैट इज प्रेजेंट ऑन ऑटोसोम्स. सो सेक्स डिटरमाइनिंग जीन इज प्रेजेंट ऑन ऑटोसोम्स, वो ऑटोसोम्स पे प्रेजेंट होता है, यहाँ एलोसोम्स एब्सेंट होते हैं. सो सेक्स डिटरमाइनिंग जीन और सेक्स डिटरमाइनिंग फैक्टर इज प्रेजेंट ऑन ऑटोसोम्स, एलोसोम्स आर एब्सेंट. फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया में पाया जाता है, ये मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन. मेज में यही सेक्स मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाता है और क्लैमिडोमोनास, क्लैमिडोमोनास में भी यही मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाता है. तो बैक्टीरिया में एक प्लाज्मिड होता है जिसको फर्टिलिटी प्लाज्मिड कहते हैं. ये फर्टिलिटी प्लाज्मिड जो होता है, इसी फर्टिलिटी प्लाज्मिड पे यहाँ जीन प्रेजेंट होता है डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द बैक्टीरिया, ठीक है. सो बैक्टीरिया में जो सेक्स डिटरमाइनिंग जीन है वो फर्टिलिटी प्लाज्मिड पे प्रेजेंट होता है. मेज में जो सेक्स डिटरमाइनिंग जीन है वो ऑटोसोम्स पे प्रेजेंट होता है और वही डिटरमाइन करता है मेल और फीमेल इन्फ्लोरेसेंस. मेल और फीमेल इन्फ्लोरेसेंस के लिए जो जीन होता है मेज में वो प्रेजेंट होता है ऑटोसोम्स पे, क्योंकि यहाँ एलोसोम्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है ना. इसी तरह क्लैमिडोमोनास में भी ये जीन प्रेजेंट होता है ऑटोसोम्स पे. सो वो मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन जिनमें एलोसोम्स एब्सेंट होते हैं और सेक्स डिटरमाइनिंग जीन या सेक्स डिटरमाइनिंग फैक्टर जो है वो ऑटोसोम्स पे होता है. दिस मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज टर्म्ड एज नॉन एलोसोमिक मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन. Now another important method of sex determination is environmental sex determination. Environmental sex determination. Environmental sex determination में क्या होता है, ये वो method of sex determination होता है जिसमें environmental factors determine the sex of an individual. तो यहाँ individual का जो sex है that is determined by environmental factors, not by chromosomes. chromosomes का रोल नहीं है, यहाँ environmental factors एक individual का sex determine करेंगे. कौन कौन सा environmental factor sex determine करता है individual का? सबसे पहले association with females. Association with females. For example, एक एनालिड है जिसका नाम है बोनीलिया. इसके जो स्विमिंग लार्वे होते हैं इनके स्विमिंग लार्वा का कोई सेक्स नहीं होता. तो बोनीलिया के जो लार्वे होते हैं स्विमिंग, उनका कोई सेक्स नहीं होता तब तक जब तक कि वो कहीं पे सेटल ना हो जाएं, ठीक, तब तक उनका कोई सेक्स नहीं होता. तो बोनीलिया के जो लार्वा होते हैं, उन स्विमिंग लार्वा जो होते हैं उनका कोई सेक्स नहीं होता तब तक जब तक कि वो कहीं पे सेटल ना हो जाए. और जो ही वो कहीं पे सेटल हो जाते हैं, अब उस विसिनिटी में अगर उनकी विसिनिटी में फीमेल होगी तो ये खुद मेल में डेवलप होंगे. तो अगर ये किसी फीमेल की विसिनिटी में डेवलप हो गए तो ये सेटल हो गए तो ये मेल में डेवलप होंगे. और अगर ये किसी ऐसी जगह पे सेटल हो गए जहां विसिनिटी में कोई फीमेल नहीं है तो ये फीमेल में डेवलप होंगे, ठीक है. तो यहाँ इतना याद रखेंगे, बोनीलिया के जो स्विमिंग लार्वे होते हैं उनका कोई सेक्स नहीं होता और जब वो सेटल हो जाते हैं, सेटल कहाँ पे वो हो गए, अब उनका सेक्स डेवलप होगा. अगर वो किसी फीमेल की विसिनिटी में डेवलप हो गए तो वो मेल बनेंगे. अगर वो किसी ऐसी जगह पे डेवलप हो गए, किसी ऐसी जगह पे सेटल हो गए जहाँ पे पास में कोई फीमेल नहीं है तो वो फीमेल में डेवलप होंगे. तो यहाँ कौन डिटरमाइन करता है सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल? दैट इज एसोसिएशन विद फीमेल. अगर ये लार्वा फीमेल की एसोसिएशन में रहा तो ये मेल बनेगा और अगर ये फीमेल से दूर रहा तो ये फीमेल बने,
फीमेल बनेगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जो है एसोसिएशन विथ फीमेल प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। तो यहाँ लार्वा का जो सेक्स है वो डिटरमाइन किससे हुआ, एसोसिएशन विथ फीमेल से। तो ये जो मेल होता है ये बहुत छोटा होता है और ये फिर रहता है इन द यूट्रस ऑफ फीमेल एज पैरासाइट। तो ये पैरासाइट रहता है इन द यूट्रस ऑफ फीमेल, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक्चुअली ये डिस्कस करना है कि मेल और फीमेल कैसे बनते हैं। तो वो एसोसिएशन विथ फीमेल से जो है इनका सेक्स डिटरमाइन होता है। मेल तब बनता है जब ये फ्री जो स्विमिंग लार्वा है वो सेटल हो गया उस जगह पे जहाँ विसिनिटी में फीमेल थी, तो ये मेल में डेवलप होगा और उसकी बॉडी में चला जाएगा, उसके यूट्रस में एज पैरासाइट रहेगा। और अगर ये किसी ऐसी जगह पे जो है डेवलप हुआ, ऐसी जगह पे सेटल हुआ जहाँ विसिनिटी में कोई फीमेल नहीं है, तो ये खुद फीमेल बनेगी, ठीक। सो दिस इज एसोसिएशन विथ फीमेल। एक और एग्जांपल है क्रैपिड्यूला। क्रैपिड्यूला में भी एक मोलस्क है क्रैपिड्यूला, ठीक है ना। तो इसमें भी क्या होता है, इसमें भी सेक्स ऑफ इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड बाय एसोसिएशन विथ फीमेल। तो क्रैपिड्यूला में जो लार्वा है अगर वो फीमेल के पास जो है डेवलप हुआ, सेटल हुआ, तो वहाँ पे वो मेल बनेगा। और अगर किसी फीमेल से दूर जो है डेवलप हुआ तो वहाँ पे वो इंडिविजुअल का सेक्स फीमेल होता है। तो यहाँ बोनीलिया और क्रैपिड्यूला में एसोसिएशन विथ फीमेल is determining the sex of an individual, association with female. Number next is egg size. कभी कभार एग का साइज जो है सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल डिटरमाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल एक एनालिड है डाइनोफिलस, एक एनालिड है जिसका नाम है डाइनोफिलस, ठीक है। तो डाइनोफिलस में क्या होता है, डाइनोफिलस में जो इंडिविजुअल का सेक्स डिटरमाइन होता है दैट इज डिटरमाइन ऑन द बेस ऑफ एग साइज। अगर एग साइज ज़्यादा होगा, अगर एग साइज ज़्यादा होगा तो इससे जो इंडिविजुअल बनेगा वो फीमेल होगी। तो एग साइज अगर ज़्यादा होगा तो इससे जो इंडिविजुअल बनेगा वो फीमेल होगी। और अगर एग साइज छोटा था, ठीक, अगर एग साइज छोटा था, इससे जो इंडिविजुअल बनेगा वो मेल होगा। सो यहाँ एग साइज जो है एक इंडिविजुअल का सेक्स डिटरमाइन कर रहा है। तो डाइनोफिलस में क्या होता है, डाइनोफिलस में एग साइज इंडिविजुअल का सेक्स डिटरमाइन करता है। अगर एग का साइज बड़ा होगा, बड़ा एग होगा तो वो फीमेल में डेवलप होगा, और अगर एग छोटा होगा तो वो मेल में डेवलप होगा, उससे मेल बनेगा, ठीक है। सो नंबर 1 इज एसोसिएशन विथ फीमेल, नंबर 2 इज egg size, and number 3 important environmental factor which determines the sex of an individual is incubation temperature. Incubation temperature. So third and last important environmental factor which determines the sex of an individual is incubation temperature. इंक्यूबेशन टेम्परेचर। तो 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हमने यहाँ देखे एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन में। सबसे पहले एसोसिएशन विथ फीमेल। कभी कभार एसोसिएशन विथ फीमेल जो है ये डिटरमाइन करता है सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। फॉर एग्जांपल बोनीलिया में हमने देखा और क्रैपिड्यूला में ऐसा हमने देखा। इसी तरह कभी कभार एग साइज जो है, एग साइज डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। फॉर एग्जांपल डाइनोफिलस में हमने ऐसा देखा। और कभी कभार जो है इंक्यूबेशन टेम्परेचर जो होता है वो एक इंडिविजुअल का सेक्स डिटरमाइन करता है। फॉर एग्जांपल टर्टल्स में ऐसा होता है, एलिगेटर्स में ऐसा होता है, अमेरिकन एलिगेटर्स, क्रोकोडाइल्स। सो टर्टल्स, एलिगेटर्स और क्रोकोडाइल्स जो हैं इनमें इंक्यूबेशन टेम्परेचर, एग का इंक्यूबेशन टेम्परेचर क्या होगा, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर उस वक्त क्या होगा जब एग जो है एग इंक्यूबेट हो रहा है, ठीक है ना। तो उस वक्त जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर होगा वही डिटरमाइन करेगा सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। फॉर एग्जांपल टर्टल्स की हम बात करें, अगर टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा था, ठीक है, अगर टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा था तो वो उस वक्त फीमेल, उस एग से फीमेल बनती हैं। अगर इंक्यूबेशन टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा था तो फीमेल बनेगी। और अगर इंक्यूबेशन टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस या उससे कम था तो वो मेल बनते हैं। सो टर्टल्स में 28 डिग्री सेल्सियस अगर इंक्यूबेशन टेम्परेचर होगा या उससे कम होगा तो मेल्स बनते हैं। अगर 33 डिग्री सेल्सियस होगा या उससे ज़्यादा होगा तो फीमेल्स बनते हैं। अगर इन बिटवीन जो है 28 से 33 डिग्री सेल्सियस अगर इन बिटवीन टेम्परेचर होगा तो वहाँ मेल्स और फीमेल्स बराबर बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंक्यूबेशन टेम्परेचर है वो इंडिविजुअल का सेक्स डिटरमाइन करता है, इंक्यूबेशन टेम्परेचर। एलिगेटर्स और क्रोकोडाइल्स में क्या होता है, हाई टेम्परेचर पे मेल्स बनते हैं
और लो टेम्परेचर पे फीमेल्स बनते हैं। ठीक, लो टेम्परेचर पे फीमेल्स और हाई टेम्परेचर पे मेल्स। हाई इंक्यूबेशन टेम्परेचर अगर होगा तो मेल्स बनते हैं, लो इंक्यूबेशन टेम्परेचर अगर होगा तो फीमेल्स बनते हैं। यहाँ आपने देखा कि लो टेम्परेचर पे क्या बनते हैं, मेल्स, हाई टेम्परेचर पे क्या बनते हैं, फीमेल्स। तो टर्टल्स और एलिगेटर्स और क्रोकोडाइल्स में वाइस वर्सा है। तो यहाँ टेम्परेचर अगर कम होगा तो मेल्स बनते हैं, ज़्यादा होगा तो फीमेल्स बनते हैं। एलिगेटर्स और क्रोकोडाइल्स में हाई टेम्परेचर पे मेल्स बनते हैं और लो टेम्परेचर पे फीमेल्स बनते हैं। दिस ऑल अबाउट एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। Now the last method of sex determination which we will discuss here is hormonal sex determination. Hormonal sex determination वो method of sex determination होता है जहाँ पे hormones play an important role in the determination of sex of an individual. इसकी हमने दो केसेस यहाँ पे स्टडी करेंगे। नंबर वन इज फ्री मैटर्निज्म। फ्री मैटर्निज्म, what do you mean by free maternalism? Free maternalism means the formation of free mattern. Free mattern का बनना। Now what is free mattern? Free mattern हम फीमेल कैटल को कहते हैं। फीमेल कैटल विथ नॉन फंक्शनल रुडिमेंट्री ओवेरीज एंड मैस्कुलाइन कैरेक्टर्स। ठीक है, फीमेल कैटल फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखूंगा काउ, लेकिन उसमें क्या है, मैस्कुलाइन कैरेक्टर्स हैं और नॉन फंक्शनल ओवेरीज हैं। मैस्कुलाइन कैरेक्टर्स हैं और नॉन फंक्शनल ओवेरीज हैं। ऐसी काउ जिसमें मैस्कुलाइन कैरेक्टर्स हों और नॉन फंक्शनल ओवेरीज हों उसको फ्री मैटर्न कहा जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ टर्म कव यूज करना सही नहीं है, तो इस वजह से हम क्या कहते हैं, फीमेल कैटल। ये कव हमने टर्म यूज की समझाने के लिए। फीमेल कैटल विथ मैस्कुलाइन कैरेक्टर्स एंड नॉन फंक्शनल ओवेरीज। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, फ्री मैटर्न। तो ये फ्री मैटर्न कैसे बनता है? फॉर एग्जाम्पल एक कव है, उसके वूम में नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स डेवलप हो रहे हैं। नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स डेवलप हो रहे हैं। ठीक, नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स ही काफ एंड शी काफ। इसमें ही काफ और शी काफ डेवलप हो रहा है। ठीक ठीक, इसके वूम में ही काफ और शी काफ डेवलप हो रहा है, ट्विन्स हैं, नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स हैं। तो अब ये जो ही काफ है इसमें जो मेल हार्मोन्स होते हैं, ठीक है ना, मेल स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं, वो मेल स्टीरॉयड हार्मोन्स दे इफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ शी काफ। वो शी काफ की जो डेवलपमेंट हो रही है, उसमें जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डेवलपमेंट हो रही है उसको अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से इसकी ओवेरीज जो है रुडिमेंट्री बन जाती हैं, नॉन फंक्शनल बन जाती हैं और इसमें मैस्कुलाइन कैरेक्टर्स आ जाते हैं। ये जो शी काफ होता है, अब इसको आगे जाके आप क्या कहते हैं, फ्री मैटर्न। तो इस शी काफ का अगर हम क्रोमोसोम में इसका जीनोटाइप देखें तो इसका XX होगा ऑब्वियसली। तो इसको फीमेल बनना था, लेकिन हार्मोन्स जो ही काफ से आए उनने इसको नॉर्मल शी काफ में डेवलप नहीं होने दिया, तो इससे यहाँ क्या बना, फ्री मैटर्न बना। दिस फॉर्मेशन ऑफ फ्री मैटर्न इज ड्यू टू व्हाट, हार्मोन्स फ्रॉम ही काफ। ये ही काफ से हार्मोन्स आए और शी काफ में नॉर्मल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डेवलपमेंट नहीं होने दी। अब इस शी काफ को आप फ्री मैटर्न कहते हैं। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, हार्मोनल मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। हार्मोनल मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या होता है, हार्मोन्स का रोल होता है इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। इसको बनना क्या था, फीमेल, लेकिन ये नॉर्मल फीमेल नहीं बन पाई, एक फ्री मैटर्न इससे बन गया। ठीक है ना, दिस इज टर्म्ड एज फ्री मैटर्निज्म। अनदर एग्जांपल ऑफ हार्मोनल मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज क्रूज hen। क्रूज hen, क्रूज hen में क्या होता है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्रू, उनने इसको स्टडी किया था, क्रूज hen। ठीक, हमें पता है कि बर्ड्स में एक ही ओवेरी फंक्शनल होती है, बर्ड्स में एक ही ओवेरी फंक्शनल होती है और दूसरी ओवेरी जो इनमें होती है वो रुडिमेंट्री होती है। सो बर्ड्स हैव 2 ओवेरीज, वन इज रुडिमेंट्री, एक इनमें रुडिमेंट्री होती है, एंड अदर इज फंक्शनल, एक इनमें फंक्शनल होती है। एक ही ओवेरी फंक्शनल है। ठीक है, क्यों रुडिमेंट्री है, एक्चुअली दिस इज अ फ्लाइट एडेप्टेशन, ये फ्लाइट एडेप्टेशन है। इनकी एक ओवेरी रुडिमेंट्री होती है, दिस फ्लाइट एडेप्टेशन। अब इनमें एक फंक्शनल होती है। ड्यूरिंग डेवलपमेंट क्या हो के दौरान क्या होता है, जो फीमेल होती है, फीमेल बर्ड होती है, उसमें ZW जीनोटाइप होगा। तो ये जो है इसकी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, फीमेल हार्मोन्स रिलीज होते हैं और वो इन गोनैड्स को डेवलप कराते हैं इनटू ओवेरी। तो अब ये फंक्शनल जो एक ओवेरी है ये डेवलप हुई अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। लेकिन अगर क्रू ने क्या किया, क्रू ने इस फंक्शनल ओवेरी को यहाँ से निकाला,
तो जो ही इस फंक्शनल ओवेरी, ये फंक्शनल ओवेरी फीमेल हार्मोन रिलीज करती थी, तो अगर इस फंक्शनल ओवेरी को यहाँ से निकाला जाएगा तो बची क्या, रिडिमेंट्री ओवेरी। अब हमें पता है कि एक इंडिविजुअल में एड्रिनल ग्लैंड होता है, तो बर्ड्स में भी एड्रिनल ग्लैंड होगा। तो एड्रिनल ग्लैंड में अगर आपको याद होगा, एड्रिनल ग्लैंड रिलीजेस मेल स्टीरॉयड हार्मोन्स, मेल सेक्स हार्मोन्स रिलीज करता है। अब इन मेल सेक्स हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में ये जो रिडिमेंट्री ओवेरी है, दे डेवलप्ड इनटू टेस्टीज, ये डेवलप हो गई इनटू टेस्टीज, ठीक है ना। तो ये फंक्शनल ओवेरी जो ही यहाँ से निकाली तो फीमेल हार्मोन्स बनना बंद हो गए। तो ये जो एड्रिनल ग्लैंड से जो हार्मोन्स, मेल स्टीरॉयड हार्मोन्स, मेल सेक्स हार्मोन्स रिलीज हो रहे थे, उनसे ये जो रिडिमेंट्री ओवेरी है ये डेवलप हो गई इनटू द टेस्टीज। दिस बर्ड विच वॉज अंटिल अ फीमेल, यहाँ तक ये फीमेल बर्ड था, अब इसमें ये जो रिडिमेंट्री ओवेरी है ये चेंज हो गई इनटू टेस्टीज, तो इसमें सेक्स रिवर्सल हो गया। ये सेक्स रिवर्सल फ्रॉम फीमेल टू मेल कैसे हुआ, एक्चुअली आपने इसमें से ओवेरी जब निकाली तो हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस से ये जो रिडिमेंट्री ओवेरी है ये टेस्टीज में चेंज हो गई, ठीक है ना। तो दिस इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ हार्मोनल सेक्स डिटर्मिनेशन। यहाँ पे जो फंक्शनल ओवेरी है, फंक्शनल ओवेरी को रिमूव किया गया, रिडिमेंट्री ओवेरी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेक्स हार्मोन्स फ्रॉम एड्रिनल ग्लैंड एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये जो है यहाँ से ये रिडिमेंट्री ओवेरी डेवलप हो गई इनटू टेस्टीज एंड दिस बर्ड गॉट कन्वर्टेड इनटू अ मेल। पहले फीमेल थी, अब मेल बन गया। दिस टर्म इज सेक्स रिवर्सल। दिस इज ऑल अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन।